वेलकम बैक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। मुल्क में कोरोना के फैलाव, पाबंदियों पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन पर गौर किया गया। मसाजिद, इबादतगाहों के लिए ज़रूरी कोरोना प्रोटोकॉल्स के नफाज का फैसला किया गया है। NCOC के मुताबिक मसाजिद, इबादतगाहों में मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को ही आने की इजाज़त होगी। नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है। मसाजिद और इबादतगाहों से कालीन, दरियाँ हटाने की हिदायत कर दी गई है। नमाजियों के दरमियान 6 फुट समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी करार दिया गया है। बुजुर्ग और बीमार अफराद तरजीहन घर पर नमाज पढ़ें। नमाजी वजू घर पर करके मसाजिद जाएं। नमाजी हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइजर करें। खुली जगहों पर नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाए। वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएं। जुमे की नमाज का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों में फिर इजाफा होने लगा। कराची में मुस्बत केसेस की शरह आज भी सबसे ज़्यादा 45% से ज़ायद रही। हैदराबाद में 17.35, मुजफ्फराबाद 20.3, पेशावर में 13.79, रावलपिंडी में 13, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद में 12% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब BLA का कमांडर रज़ाक मंदली उर्फ इंजीनियर अफगानिस्तान में मारा गया। ज़राए का कहना है BLA दहशतगर्द कमांडर माली तनाज़े में मारा गया। रज़ाक मंदली नौशकी अहमदवाल का रिहायशी और काफ़ी अरसे से अफगानिस्तान में मुकीम था। वो कलदम जमात के लिए फ़ंड जमा करता और असलहा बारूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल करता था। दहशतगर्द ने 2011 में कोयटा में खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं आलमी बरादरी को हंगामी तौर पर अफ़गानिस्तान की मदद करना होगी। अफ़गानिस्तान की मदद करना अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक फ़र्ज़ है। भूख के दहाने पर लाखों अफ़गानों को फ़ौरी इमदाद फराहम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने गार्जियन अखबार का आर्टिकल भी शेयर किया, जिसमें साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन ने बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारिजा को लिखे गए ख़त का जिक्र किया है। ख़त में अफ़गानिस्तान के लिए फ़ंड्स जमा करने का मुतालबा करते हुए साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 करोड़ 30 लाख अफ़गान भूख और अफलास से मुतासिर हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं जामे तरक्की और पॉलिसी इक़दामात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने तस्लीम किया पाकिस्तान पायदार तरक्की की दहाई में दाखिल हो गया। आइंदा 10 साल रोज़गार में इजाफे और इंसानी तरक्की को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान नॉर्मलसी इंडेक्स में टॉप 3 में है। ये कामयाबी किसी मुल्क ने हासिल नहीं की। 14 साल के दौरान दूसरी बेहतरीन शरह नमू 5.37 तक पहुंची है। मावने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मिफ्ता इस्माइल ने मईशत ग्रोथ 5.7 होने का इकरार किया। पाकिस्तान कोरोना और मईशत की गवर्नेंस पर दुनिया के 3 बेहतरीन मुल्कों में शामिल है। इकोनॉमिस्ट, UN, वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग ने भी इकरार किया। निकम्मे और नाहल का बयानिया तबाह हो गया। वीडियो पर ब्लैकमेल वालों की अपनी तरह हर तरह की वीडियो बाजार में है। अपोजिशन की हर बात पर चाल, हर बयानिया तबाह हो गया। अब बेरोजगारों को कोई नई साजिश, नई गाली और नई नॉनसेंस सोचनी पड़ेगी। PTI रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली नूर आलम की एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं बिजली, आटा, चीनी, घी और पेट्रोल सब महंगा हुआ। जो लोग बजट बना रहे हैं वो अपनी जेब से ये चीज़ें नहीं खरीदते। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और टैक्सेस की भरमार है। हुकूमत का पंजाब में मुलाजमतों का 32% कोटा जनूबी पंजाब के लोगों के लिए मुख्तस करने का ऐलान। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमने फैसला कर लिया है, अपोजिशन जनूबी पंजाब सूबा चाहती है तो आए आइनी तरमीम में हमारा साथ दे। फैसला किया है अब पंजाब की जो मुलाजमतें हैं उनका 32% कोटा जनूबी पंजाब के बच्चों और बच्चियों के लिए मुख्तस किया जाएगा। गिलानी साहब ने कही कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। मुझे भी सिर्फ सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, मुझे भी सूबा चाहिए। तो आइए मिलकर सूबा बनाते हैं। मैं बिल लेके आता हूँ। आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी क्या हमारा साथ देगी, या मुस्लिम लीग नून साथ देगी? आप अगर ये करते हैं तो हम सेहरा आपके गले में डालने को भी तैयार हैं।
बल्दियाती इंतखाबात होंगे और हम चाहते हैं कि जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह पे मुंतकिल हों। सिंध ने जो बल्दियाती कानून लेकर आए हैं, आज पूरा सिंध का आवाम सिंध के बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बेइख्तियार निजाम लाना चाह रहे हैं। मार्च का ऐलान किया है 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो साहब ने, वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ। तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ। 27 फरवरी को वो वहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। कुछ हसरतें ऐसी हैं जो हसरतें रह जाती हैं। इंशाअल्लाह ये टर्म मुकम्मल होगी, 2023 में भी आपको सरप्राइज देंगे। सिंध हुकूमत से कचरा उठता है ना नाले बनते हैं, सारे काम वफाकी हुकूमत के इदारे कर रहे हैं। जिसका ये क्रेडिट लेते हैं वो प्राइवेट एंटरप्राइज चला रही है। सिंध सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरदारी के जूते पॉलिश कर रहे हैं। 18वीं तरमीम से इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से बहुत सारे इख्तियारात लेके सूबों में ट्रांसफर किए। सूबा सिंध में वो ट्रांसफर होने के बाद वो सीएम हाउस में फंस गए। बात ये करते हैं जमहूरियत की, और इख्तियारात इन्होंने सारे अपने पास रखे हुए। लोकल गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि इख्तियारात को डिवॉल्व करते नीचे तक। इन्होंने हमसे कहा कि जी 1 हफ्ते में हम ये कर देंगे, तो वो दुनिया का सबसे लंबा 1 हफ्ता अभी तक चल रहा है। 20 सितंबर की बात कर रहा हूँ। कचरा इनसे नहीं उठता, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे उठाते हैं। नाले इनसे नहीं बनते, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे बनाते हैं। जिसका ये क्रेडिट लेते हैं वो प्राइवेट एंटरप्राइज चला रही है। सरकार कुछ नहीं कर सकती। जरदारी साहब के जूते पॉलिश करें, और उनके मुंशी अकाउंटेंट जिनको उन्होंने सीएम बनाया हुआ है मुराद अली शाह, उसको आप खुश रखें ताकि वो ऊपर तक पहुंचा ले। जो मर्जी आप कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है नाअहल हुकूमत की वजह से यूरिया का बहरान पैदा हो गया। कराची समेत मुल्क भर में किसान 24 जनवरी को एहतजाज करेंगे। हुकूमत की नाअहली और करप्शन की वजह से महंगाई उरूज पर है। बल्दियाती कानून को जवाब बनाकर तमाशा लगाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत की जो नालायक, नाअहल और डफर किस्म की गवर्नेंस है, जिसके बिना पर बहुत सारे मसाइल इस मुल्क में हैं, उसमें एक हालिया बहरान जो है वो यूरिया का पैदा हुआ है। पाकिस्तान भर में 24 जनवरी बरोज़ पीर जो किसान हैं वो एहतजाज करेंगे, और उसी सिलसिले में कराची में भी एहतजाज होगा। पाकिस्तान में महंगाई मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से है, इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से है, इनकी करप्शन की वजह से है। उससे तवज्जो हटाने के लिए सूबा सिंध में ये लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर यहाँ पर तमाशे लगाए जा रहे हैं। एमक्यूएम के कारकुन को अहाता अदालत में कत्ल कर दिया गया। जिनका बेटा अदालत में मारा गया, उनके घर रात भर छापे मारे गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एहतजाज करने पर माओ बहनों और बेटियों के खिलाफ दहशतगर्दी की FIR काट दी गई। पीपल्स पार्टी का मिलिट्री विंग सिंध पुलिस वाक़े में मुलव्वस है। वाक़े के जिम्मेदार DIG और SSP हैं। एक महाजिर नौजवान को, एमक्यूएम के कारकुन को कमराए अदालत में पुलिस के ताउन, मददगारी और सहूलत के साथ कत्ल कर दिया गया। क्या पाकिस्तान के अंदर महाजिर माओ पर ये पाबंदी है कि अपने बच्चों की मौत पर नोहखानी न कर सके? जिनका नौजवान बेटा मारा गया है कमरा अदालत में, उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों के घरों पर रात भर पुलिस और वफाकी इदारे छापे मारते रहे हैं। कल खुद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मदद से पुलिस की एक चौकी पर आग लगाई गई है, और उसकी FIR भी एमक्यूएम के कारकुनान और जिम्मेदारान पे डाली गई है। वजीर आजम पाकिस्तान हमें बता दें कि जो कुछ 50 साल से हो रहा है सिंध के शहरी इलाकों में, गुज़िश्ता 10 साल से गैर एलानिया पाबंदी है एमक्यूएम पर, उसके इंसाफ के लिए उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, तो फिर हम अपना फैसला खुद करें। इस आहो बका पर माओ बहनों, बेटियों, भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की FIR काटी गई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मिलिटेंट विंग सिंध पुलिस इस वाक़े में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। टंडो अलायार में होने वाले इस ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोका जाए। DIG वहाँ के जो टंडो अलायार इलाके के SSP के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और सहूलतकारी करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आप मगरिब की बहुत मिसालें देते हैं। मगरिब में मेयर डायरेक्ट होता है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मेयर के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी वफाक के खिलाफ धरना देने जा रही है। भाई पहले घर के मसाइल तो हल करो। करने जा रहे हैं वफाक के खिलाफ, पूरा पाकिस्तान फतह करने की ख्वाहिश है इनकी। और भाई घर का तो मसला हल करो। जिनकी गर्दनों पे चढ़कर आप यहाँ अक्सरियत हासिल कर रहे हो, उनका कोई इख्तियार नहीं। इतवार को बहुत बड़ा जलसा यहाँ होगा। इस पार्टी के वुज़रा लिसानी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। तकलीफ शुरू हो गई है इस धरने से। इस जुर्म में सब शरीक हैं।
نون لیگ بھی شریک ہے, پی ٹی آئی بھی شریک ہے, نہیں کرانا چاہتے انتخابات. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ بلدیاتی حکومتوں کو اتنے اختیار نہیں دیں گے لیکن سارے اختیار اپنے پاس رکھیں گے؟ آپ ہوتے کون ہیں اختیارات پہ قبضہ کرنے والے؟ آپ تو کہتے ہیں آپ بہت پاپولر ہیں, جب پاپولر ہیں تو آپ جیت جائے نا. مسئلہ تو پیپلز پارٹی میں ہو گیا ہے. دھرنے نے ان کے ساتھ کر کیا دیا ہے؟ نہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. صرف علی زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, ورنہ ایک ایسا سوالیہ نشان بن جائے گا جو بین الاقوامی سطح پہ چپک جائے گا ان کے ساتھ, تاریخ بن جائے گا ان کے لیے. مسئلہ حل کرو, نہ دلیل چلے گی نہ سازش چلے گی, حق دینا پڑے گا. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وفاق کی جانب سے کراچی والوں کو گرین لائن کا تحفہ شرپسندوں کو ایک آنکھ نہ بھایا. نمائش سے سرجانی کے درمیان بس پر 4 مختلف مقامات پر پتھراؤ کیا گیا. مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے فیض اللہ سے. فیض اللہ, آگاہ کیجیے. دیکھیے, شہر قائد کا پہلا ماس ٹرانزٹ منصوبہ شرپسندوں کے نشانے پر ہے. گرین لائن بس پر پتھر برسائے گئے ہیں اور ذرائع نے اس حوالے سے کنفرم کیا ہے کہ نمائش چورنگی سے سرجانی ٹاؤن تک تقریباً 4 مختلف مقامات پر یہ واقعات ہوئے ہیں, اور ان واقعات پر گرین لائن انتظامیہ نے ضلع وسطی کی پولیس کو نامعلوم شرپسندوں کے خلاف درخواست جمع کرائی ہے, اور اس اہم معاملے پر پولیس حکام بھی سڑ جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور مختلف پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں. ان واقعات نے گرین لائن منصوبے کی سیکیورٹی پر بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. گرین لائن منصوبے کے حوالے سے 900 کیمرے لگائے گئے ہیں, 250 اہلکار تعینات ہیں. اچھا فیض اللہ, پولیس کا کیا کہنا ہے, کیا امکان ہو سکتا ہے, کون ہو سکتے ہیں شرپسند؟ یہ پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی ان کو یہ درخواست موصول ہوئی ہے اور وہ اس کی تفتیش اور تحقیقات کر رہے ہیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے گرین لائن انتظامیہ سے بھی مدد مانگی ہے اور ان سے کہا ہے ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں جو فوٹیج موجود ہیں وہ ان کے حوالے کی جائے. ان کا جائزہ لینے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے جا سکے گا کہ اس عمل کے پیچھے کون ہو سکتا ہے, کون سے ایسے عناصر ہیں جو کراچی کے اس اہم منصوبے کو ناکام بنانے کی سازش اور کوشش کر رہے ہیں. یہ جو پتھراؤ ہوا ہے ان حالیہ دنوں میں, اس میں ایک بس کے سائیڈ گلاس اور دیگر شیشے بھی ٹوٹے ہیں. ندی کے مقام سے بھی پتھر پھینکے گئے ہیں. پیڈسٹرین برج جو اس رستے میں آئے ہیں وہاں سے بھی پتھراؤ کیا گیا ہے. تقریباً 3 سے 4 واقعات ہوئے ہیں, اور یہ نمائش چورنگی سے لے کے سرجانی ٹاؤن تک مختلف مقامات پر یہ واقعات پیش آئے ہیں, اور اب اس حوالے سے پولیس حکام سے باقاعدہ رابطہ کیا گیا ہے, ان کو درخواست دی گئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے تاکہ جو بھی عناصر اس میں ملوث ہوں ان کو گرفتار کیا جا سکے. پتھراؤ کے جو یہ واقعات پیش آئے ہیں اس میں بس کو تو نقصان پہنچا ہے لیکن خوش قسمتی سے کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا, لیکن یہ واقعات ہوئے ہیں اور اب اس سلسلے میں پولیس اپنی تحقیق کر رہی ہے کہ کون لوگ اس کے پیچھے ملوث ہو سکتے ہیں. شکریہ فیض اللہ خان. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ رانا شمیم, میر شکیل الرحمان, انصار عباسی اور عامر غوری کے خلاف توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرد جرم کی تفصیلات جاری کر دی. چارج شیٹ میں کہا گیا ہے رانا شمیم کا ضمیر 3 سال گہری نیند میں رہا, اچانک بیدار ہوا عین اس وقت جب دستاویز میں مذکور افراد کی اپیلیں زیر سماعت تھیں. مندرجات کو دی نیوز اور جنگ اخبار نے شائع کیا. میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ الفنامہ دیا, آپ نے اکیلے یہ الفنامہ دیا تھا؟ بالکل. رانا محمد شمیم نے دستاویزات کو لیک کیا, عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرد جرم کی تفصیلات جاری کر دیں. گلگت بلتستان کے سابق چیف جج پر عائد فرد جرم کی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ رانا شمیم نے بیان حلفی کے ذریعے زیر التوا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی, اپنے طرز عمل سے عدالت کو بدنام کیا, ججوں کو نفرت اور تضحیک کا نشانہ بنایا. چارج شیٹ میں مزید کہا گیا کہ رانا شمیم نے صحافی کو نہ صرف بیان حلفی کی تصدیق کی بلکہ اسے شائع کرنے سے بھی نہیں روکا. رانا شمیم کے بقول بیان حلفی خفیہ تھا تو لیک ہونے پر کوئی کارروائی بھی نہیں کی. اپنے کنڈکٹ سے عدالت میں زیر التوا معاملے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. چارج شیٹ میں لکھا کہ رانا شمیم کا ضمیر 3 سال سے زائد عرصے تک گہری نیند میں رہا اور پھر اچانک بیدار ہوا. بیان حلفی کے اشاعت سے پہلے اس وقت جب دستاویز میں مذکورہ افراد کی اپیلیں زیر سماعت تھیں. دستاویز کے مندرجات کو دی نیوز جنگ اخبار نے 15 نومبر 2021 کو شائع کیا. رانا شمیم کی موجودگی میں
चार्ल्स डी गथरी ने नोटरी किया। चार्जशीट के मुताबिक 10 सितंबर 2021 को बयान हल्फी दस्तावेज को अमल में लाए। जुलाई 2018 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने गिलगित आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालत के गेस्ट हाउस में कयाम किया। राना शमीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बहुत परेशान पाया। 10 नवंबर 2021 को दस्तावेज राना शमीम के जरिए तस्लीम शुदा तौर पर अमल में लाई गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत अदलिया पर संगीन इल्जामात लगाए गए। चार्जशीट के मुताबिक दस्तावेज अंसार अब्बासी तक पहुंचाया गया। ये अशात अदालती वक़्कार मजरू इंसाफ की राह को मोड़ने का बाइस बनती हैं। राना शमीम ने दस्तावेज को गर्दिश करने में अहम किरदार अदा किया। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। रुक करेंगे लाहौर का, जहाँ वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी सोलर एनर्जी का प्रमोट कर जी बिल्कुल आपने सही बात की। टैक्स जो 17% टैक्स भी सोलर पे इक्विपमेंट पे और पैनल पे लगा दिया गया, लोग उसको एज ए मुतबादिल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे थे। इसका बताइएगा, क्योंकि अफोर्डेबल होना सबसे अहम चीज़ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें दूसरे खासतौर पे, क्योंकि गैस के जो ज़खायर है पाकिस्तान में वो तो 9% के हिसाब से गिर रहे हैं नीचे, तो जाहिर है कि हमें मुतबादिल तलाश करना पड़ेगा। बाहर वाली गैस तो बहुत महंगी है और जिस तरह मेरे दोस्त ने फरमाया कि जब बाहर वाली गैस को अगर हम दें डोमेस्टिक पाइपलाइन में तो 10 गुना बिल बढ़ जाएंगे। तो हम मुतबादिल ज़रिए ढूंढ रहे हैं और मुतबादिल कानून साजी भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि सारी दुनिया में 5-5 गुना गैस की कीमतें 3-3 गुना बढ़ी हैं। यूरोप के अंदर हमारे पाकिस्तान में 2019 से अभी तक नहीं बढ़ी हैं। दूसरी तरफ अगर आप तेल की कीमतें भी देख लें तो अलबत्ता कि बहुत बढ़ी हैं पाकिस्तान में आलमी मंडी की वजह से, लेकिन आज भी उनकी कीमत जो है वो खासी कम है बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं अगर उससे देखें। हाँ, बिजली की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं, इसका मैं एतराफ़ करता हूँ। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो हमें 850 अरब का कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ रही है, महंगे बिजली घरों के सौदे, हम बिजली लें या ना लें, ये 850 अरब ही फिर गर्दिशी कर्जे बन जाते हैं। तो कोशिश तो यही है कि इसको कम से कम बढ़ाया जाए और कोशिश तो यही है, और इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस भी इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी आजकल एक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लग के आ रहा है जिस पे लोगों को काफ़ी तशवीश है। तो उसकी क्या वजह है वो लग के आ रहा है? उसकी वजह यह है कि जब आपका इंपोर्टेड ईंधन उसकी आलमी मंडी में कीमत एक सतह से ऊपर चली जाए, एक हद से ऊपर, तो ये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लग के आती है। पिछले काफ़ी सालों से लग के आ रही है। इस मरतबा ज़्यादा इसलिए महसूस हो रही है कि ज़्यादा लग के आ रही है। लेकिन और ये इसकी भी वजह यह है कि पिछली हुकूमत ने 60% जो आपके बिजली घर हैं वो इंपोर्टेड ईंधन पे कर दिए। तो हम इंशाल्लाह ताला इसको भी चेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में ज़्यादा जो है वो बिजली वो आपके अपने ज़खायर से बनेगी, अपने पानी से बनेगी, अपने कोयले से बनेगी या शमसी तवानाई से बनेगी, और इम्पोर्टेड ईंधन को हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेस कर रहे हैं। इससे भी फ़र्क आएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।